तेलंगाना में ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो मस्जिदों पर तीर चलाती है। माधवी लता जी की एक रोड शो में रामनवमी के दिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने रजाकारों के से सुरक्षा के बारे में इस मुद्रा में सबको विश्वास दिलाने का और यहाँ के लोग सुरक्षा चाहते हैं। ये तो यहाँ का मुद्दा है। जाम पित्रोड़ा जी आइवरी टावर में जीते ना, उनको भारत की देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम है। अच्छे व्यक्ति है परंतु आइवरी टावर में जीते, वो जहां जीते हैं रहते हैं वो देश आप मानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं? मैं तो मानता हूँ हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। राहुल गांधी भी सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा। वो तो देखने का नजरिया चाहिए। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरा काम नहीं, उनकी माता जी का काम अच्छा ही लगेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएंगे। खटाखट खटाखट देखिए नाविका जी, इस आधार पर निर्णय मत करना, वो अपने इंदिरा जी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और फिर न सुने तो बड़े आवाज से बोलो। ये 4 सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाई है इन्होंने। तेलंगाना में ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो मस्जिदों पर तीर चलाती है। माधवी लता जी की एक रोड शो में रामनवमी के दिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने रजाकारों के से सुरक्षा के बारे में इस मुद्रा में सबको विश्वास दिलाने का पाया और यहाँ के लोग सुरक्षा चाहते हैं। ये तो यहाँ का मुद्दा है। माधवी लता जी, आपको लगता है बीजेपी की कैंडिडेट हैदराबाद से ओवैसी जी को चैलेंज कर रही हैं, जीत पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हारना जीतना जनता के हाथ में, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगी। परंतु हम निश्चित रूप से इस सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दम लगाकर लड़ेंगे। आपने रोड शो किया है और आप तमाम स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल की आपने बात की। आरोप आप पर यह है कि वही आरोप घूम फिर कर आता है कि 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, एक को समन किया गया है और ममता बनर्जी के साथ आपके मतभेद, संदेश खाली लेकर, ईडी लेकर चलते रहते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? देखिए, संदेश खाली का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को किसने दिया? हाईकोर्ट ने दिया। अब हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है क्या? मुझे एक बात बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत उनकी पार्टी के ही नेता सैकड़ों महिलाओं का शोषण करते रहे। हमने इसका विरोध किया, जमीन पर विरोध किया, वहां हम विपक्ष में हैं। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद अरेस्ट हुई, फिर उचित कदम नहीं उठाए गए। डायरी, जब केस डायरी हाईकोर्ट के सामने गई, हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। अब ममता जी कह दे कि हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी ना, हम कहा ना बोल रहे हैं। लेकिन एक हाईकोर्ट के जज बीजेपी के कैंडिडेट बन जाते हैं, सवाल तो उठाएंगे लोग। सैकड़ों लोग इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में, कांग्रेस की मिनिस्ट्रियों में मंत्री रहे। भाई आप छोड़िए ना। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कोई भी जुडिशियल ऑफिसर कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर ही सकता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम करते हैं तब सवाल उठते, इतना ही है। लेकिन आप वहां महिला रक्षा में खड़े हैं, संदेश खाली में, और यहां कर्नाटक में आपके अलायंस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स वो इन्वॉल्व हैं शोषण में। 2976 वीडियो की बात हो रही है जो प्रज्वल रेवन्ना की हैं। वो देश से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए, हमने इस पर हमारा स्टैंड असंदिग्ध रखा है, स्पष्ट स्टैंड है हमारा। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और कर्नाटक सरकार नहीं उठा सकती है तो छोड़ दे, हम उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जब तक वोकल लीगा वोटिंग नहीं हुआ
इन्होंने पूरी चीज को दबा कर रखा। जैसे ही वोकल लीग बिल का वोटिंग समाप्त हुआ, इसको बाहर लाए और तब तक भाग गए। मैं आपको बताता हूं, अगर उन्होंने समय पर कदम उठाए होते तो भाग भी नहीं पाते, अरेस्ट भी होते। लेकिन आपके अपने पार्टी के आदमी ने चिट्ठियां लिखी हैं कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट को। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक नॉन ऑफिशियल का चिट्ठी लिखना, इसकी तथ्य की जानकारी का कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट के पास क्या एजेंसी है? एजेंसी किसके पास है? कर्नाटक में कांग्रेस के पास है। उनको जांच करनी थी। और एक कब का मालूम होगा? मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं, इन्होंने वोकल लीगा वोटिंग समाप्त होने तक इसको दबा कर रखा, क्योंकि डीके शिव कुमार स्वयं वोकल लीगा है। अमित शाह जी, लोग कहते हैं कि आप राम लहर पर ही आपका पूरा दारोमदार टिका हुआ है इस चुनाव का। राम मंदिर की बात करें तो आप इसको अचीवमेंट्स में गिनवाते हैं, और वैसे महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ये विपक्ष का आप पर आरोप है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, इतने साल सरकार चलाई, कब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हुआ है? इतने साल चलाई सरकार, कब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आपने हिम्मत करी है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी धारा 370 को छूने का हिम्मत करा है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए इनिशिएटिव लिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ से बैंक अकाउंट, ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र में समाहित होने का अधिकार दिया है? इतने साल सरकार चलाई, 14 करोड़ महिलाओं को आपने टॉयलेट से वंचित रखा। ये अपराधिक काम है। इतने साल सरकार चलाई, 6 करोड़ लोग घर विहीन थे, 3 करोड़ हमने बना दिए, 3 करोड़ अगले 5 साल में बनाए। इतने साल सरकार बनाई, 20,000 गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा था, 3 करोड़ घर में बिजली नहीं पहुंची थी, हमने पहुंचाई। अगर आपने सब कर लिया होता, घर नल से जल 14 करोड़ घरों, अगर 55 साल में ये सब कर लिया होता तो हमारे तो करने के लिए कुछ आता ही नहीं। चुनाव के मुद्दे तो ये है नाविका जी। तो चुनाव के मुद्दे ये हैं कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं है। जरूर मुद्दा है, उसको भी हमने कंट्रोल में रखा है। रोजगारी भी बढ़ी है। एक इस देश में एक 6 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी अपना स्वरोजगार जनरेट की है। सैकड़ों स्टार्टअप बने हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। जब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या समझती है, रोजगारी नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूं। एक साल के अंदर 23-24 के साल में मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो सर्वाधिक है आजादी से अब तक। मगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना है। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सब कहा, पूछना आप जरा, कर पाओ तो कर लो, जाओ। तो फिर झूठ बोलकर भाग जाना ही काम बचा है उनके। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब होने पर मुफ्त राशन मिल रहा है, तो बात तो यही हुई कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। नहीं तो किसकी लेगेसी है? हमने तो उसमें से 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। अभी वो बेचारे सस्टेन हो रहे, इसके लिए उनका मुफ्त राशन हम बंद करना नहीं चाहते, परंतु 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर निकाला है। राहुल गांधी और ये लेगेसी किसकी है? किसने 4 पीढ़ी से 55 साल तक यहां शासन किया? कांग्रेस और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया। और राहुल गांधी क्या मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके एडवाइजर भी ढंग के नहीं रख सकती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सालों से इनके अध्यक्ष एडवाइजरों से चले। आपने सैम पिट्रोडा का मुद्दा भी उठा लिया, इनहेरिटेंस टैक्स का, जबकि वो
मालूम नहीं शाम पित्रोड़ा जी आइवरी टावर में जीते ना उनको भारत की देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम है। अच्छे व्यक्ति है परंतु आइवरी टावर में जीते, वो जहां जीते हैं रहते हैं वो देश की। आप मानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं? मैं तो मानता हूं हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। राहुल गांधी भी? सब में कुछ न कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा, वो मैं, तो देखने का नजरिया चाहिए। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरा काम नहीं, उनकी माता जी का काम है अच्छा ही देखना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएंगे, खटाखट खटाखट। देखिए नाविका जी, इस आधार पर निर्णय मत करना वोट देने का। इंदिरा जी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और फिर न सुने तो बड़े आवाज से बोलो। ये 4 सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाई है इन्होंने। लेकिन ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, क्या ये सही था इंटरप्रिटेशन जो किया गया? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी ने कहा है या नहीं कहा है कि इस देश के संसाधन पर माइनॉरिटी और उसमें भी विशेष कर मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन उससे पहले वाले वाक्य में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स वो ठीक है, मगर बाद में तो प्रायोरिटी तय कर दी। ये सब तो बेचारे द्वितीय कक्षा की प्रायोरिटी में चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। आपने तो माइनॉरिटी और उसमें भी मुसलमान, सिख जैन नहीं, बौद्ध नहीं, मुसलमान, क्योंकि वोट बैंक है। चलिए, तो फिर सवाल ये पूछते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में यूसीसी है, एक वन नेशन वन पोल है, लेकिन इस बार एनआरसी नहीं है, कोई खास वजह? पहले मैं बता देता हूं, वन नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। देश में बार बार चुनाव होने से समय की और धन की, संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है और देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं।